नमस्कार। सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी में जुटे एस्पिरेंट्स के लिए आप जानते हैं समसामयिक घटनाओं की गहरी समझ कितनी जरूरी है। तो आज हम कुछ ऐसे ही अहम स्रोतों का जरा गहराई से विश्लेषण करेंगे। ये हाल की घटनाओं और उनसे जुड़े जो बुनियादी सिद्धांत हैं उन पर रोशनी डालते हैं। हमारे पास आज भारतीय चुनाव आयोग मतलब ईसीआई के कार्यप्रणाली है, राष्ट्रीय गीत का ऐतिहासिक संदर्भ, बिहार की अर्थव्यवस्था के कुछ पहलू, सूडान में जो संकट चल रहा है उसकी जड़ें और सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला। इनसे जुड़े सवाल और उनकी व्याख्याएं हैं। तो चलिए इन स्रोतों में जो जानकारी छिपी है उसे परत दर परत खोलते हैं। देखते हैं कि ये भारत की शासन व्यवस्था, समाज और वैश्विक स्थिति के बारे में क्या बताते हैं। शुरुआत करते हैं चुनाव से और उसे संचालित करने वाली संस्था की भूमिका से। पहला सवाल चुनाव के चरणों को लेकर है। आखिर ईसीआई कैसे तय करता है कि किसी राज्य में कितने चरणों में मतदान होगा? क्या इसमें वो केंद्रीय सुरक्षा बलों की उपलब्धता है, मौसम है, या किसी पार्टी का अनुरोध, या फिर भौगोलिक चुनौतियां? क्या भूमिका होती है इन सब की? जी, ये सवाल बहुत प्रासंगिक है। ये सीधे तौर पर ईसीआई की जिम्मेदारी से जुड़ा है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। देखिए, चुनाव आयोग कई व्यावहारिक और सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर गौर करता है। इसमें सबसे अहम है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल मतलब सीएपीएफ्स, उनकी उपलब्धता और उनकी सुरक्षा आवाजाही। उनका काम होता है मतदान केंद्रों को सुरक्षित रखना, हिंसा को रोकना, खासकर उन इलाकों में जो थोड़े संवेदनशील माने जाते हैं। तो बलों की सीमित संख्या और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो लॉजिस्टिक्स है, वो चरणों की संख्या तय करने में एक बड़ा फैक्टर है। अच्छा, तो मतलब सुरक्षा सबसे पहले। हाँ, बिल्कुल। इसके साथ ही मौसम का भी ध्यान रखना पड़ता है। सोचिए, अगर भीषण गर्मी हो या कड़ाके की ठंड या फिर मानसून जोरों पर हो, तो वोटर्स के लिए निकलना मुश्किल हो सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। वोटिंग प्रतिशत पर असर पड़ेगा। जी। इसी तरह प्रमुख त्योहार या फसल कटाई का जो समय होता है, उसे भी टाला जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भाग ले सकें। और फिर है भौगोलिक स्थिति, जैसे पहाड़ी इलाके हैं या नदी वाले क्षेत्र या जहां कनेक्टिविटी खराब है, वहां मतदान कर्मियों, ईवीएम्स और सुरक्षा बलों को पहुंचाना चुनौतीपूर्ण होता है। तो वहां कई चरणों में चुनाव कराना पड़ सकता है। ठीक है। पर क्या किसी पार्टी के कहने पर भी चरण तय हो सकते हैं, जैसे सत्तारूढ़ दल? नहीं, यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। किसी सत्तारूढ़ या विपक्षी दल का अनुरोध चुनाव के चरण तय करने का कोई औपचारिक आधार नहीं है। ईसीआई एक संवैधानिक संस्था है और उससे पूरी तरह निष्पक्ष रहने की उम्मीद की जाती है। उसके फैसले लॉजिस्टिकल और सुरक्षात्मक जरूरतों पर आधारित होने चाहिए, ना कि राजनीतिक सहूलियत पर। तो जो विकल्प दिए गए थे, उनमें से सुरक्षा बलों की उपलब्धता, मौसम और फसल और भौगोलिक कनेक्टिविटी, यही प्रासंगिक कारक हैं। मतलब विकल्प 1, 2 और 4। तो ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं है, ये निष्पक्ष चुनाव की बुनियाद से जुड़ा है। सुरक्षा बलों की तैनाती से लेकर मौसम तक हर पहलू ये सुनिश्चित करने के लिए है कि प्रक्रिया सुचारू हो, सुरक्षित हो और समावेशी भी हो। और सबसे अहम, आयोग की निष्पक्षता। ये गवर्नेंस के लिहाज से एस्पिरेंट्स के लिए समझने वाली बात है कि संस्थाएं कैसे अपनी स्वायत्तता बनाए रखती हैं। चलिए अब संस्थाओं से आगे बढ़कर प्रतीकों पर आते हैं। एक ऐसा प्रतीक जो भावनाओं और इतिहास से हमें जोड़ता है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। इसके पीछे भी एक गहरा इतिहास है और कुछ जरूरी तथ्य हैं। सवाल ये है कि इन 3 कथनों में से कौन से सही हैं। पहला, इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने रचा और ये उनके उपन्यास आनंदमठ का हिस्सा था जो सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। दूसरा, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगीत और जनगणमन को राष्ट्रगान घोषित किया। और तीसरा, ये 1905 के स्वदेशी आंदोलन का नारा बना। क्या ये तीनों सही हैं? बंगाली मिश्रित भाषा में ये उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ में 1882 में प्रकाशित हुआ था। और ये उपन्यास, जैसा आपने कहा, 18वीं शताब्दी के अंत के सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ भी है। और स्वदेशी आंदोलन से इसका जुड़ाव? वो भी बिल्कुल सही है। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, तो उसके विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, उसमें वंदे मातरम समझिए एक तरह से युद्ध घोष बन गया। ये गीत गुलामी के खिलाफ प्रतिरोध और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गया। लाखों लोगों को इसने प्रेरित किया। ये सिर्फ एक गीत नहीं रहा,
आंदोलन की आवाज बन गया। सही बात है। और इसकी संवैधानिक स्थिति? वो भी सही है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा में आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी कि जन गण मन भारत का राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा मिलेगा। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि दोनों का सम्मान बराबर होगा। बिल्कुल। तो यह सिर्फ इतिहास का एक तथ्य नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे एक साहित्यिक रचना राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बनी और फिर स्वतंत्र भारत की पहचान का हिस्सा। वंदे मातरम हमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों की याद दिलाता है, आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण। अच्छा, तो जहां वंदे मातरम राष्ट्रीय गौरव से जोड़ता है, वहीं जमीनी हकीकत जैसे राज्यों की आर्थिक स्थिति वो शासन की एक अलग तस्वीर पेश करती है। इसी संदर्भ में बिहार की अर्थव्यवस्था पर हालिया आंकड़े कुछ दिलचस्प बातें दिखाते हैं। सवाल यह है कि इन कथनों में से कौन से सही हैं। पहला, बिहार की जीएसडीपी वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा रही है। दूसरा, इस उच्च वृद्धि के बावजूद प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, जिसे धोखा देने वाली विकास दर कहा जाता है। और तीसरा, जीएसडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। इसमें पहला और दूसरा कथन तो सही है, लेकिन तीसरा गलत है। ये सच है कि पिछले कुछ सालों में बिहार ने अक्सर 10% से ऊपर की जीएसडीपी वृद्धि दर हासिल की है, कई बार राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर। कागज पर ये आंकड़े अच्छे लगते हैं, प्रभावशाली तो है। लेकिन यहीं पर दूसरा कथन आता है। ये जो तेज वृद्धि दिख रही है, वो एक बहुत छोटे आर्थिक आधार पर हो रही है। मतलब राज्य की कुल अर्थव्यवस्था का आकार पहले से ही कम है, तो उसमें होने वाली थोड़ी सी भी बढ़ोतरी प्रतिशत में बहुत ज्यादा दिखती है। इसे आधार प्रभाव या बेस इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, बेस इफेक्ट। जी, यही वजह है कि डबल डिजिट ग्रोथ के बावजूद बिहार की प्रति व्यक्ति आय आज भी देश में सबसे निचले पायदानों पर है। इसीलिए अर्थशास्त्री से कभी-कभी ग्रोथ फ्लैटरिंग टू डिसीव कहते हैं। ऐसी वृद्धि जो आंकड़ों में अच्छी दिखे, पर जमीनी हकीकत शायद उतनी ना बदली हो। तो फिर तीसरा कथन क्यों गलत है, विनिर्माण वाला? वो इसलिए गलत है क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम है, ज्यादा नहीं। असल में राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और सेवा क्षेत्र पर निर्भर है। औद्योगिक विकास की कमी बिहार के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो विनिर्माण का बड़ा योगदान होना ये दावा सही नहीं है। हाँ, ये ग्रोथ फ्लैटरिंग टू डिसीव वाली बात ये दिखाती है कि विकास शायद समावेशी नहीं है। हो सकता है राज्य को अपनी औद्योगिक नीति, निवेश या रोजगार सृजन पर फिर से सोचने की जरूरत हो, ताकि विकास दर का असर आम आदमी की आय में भी दिखे। ये भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ने वालों के लिए एक अच्छी केस स्टडी है कि आंकड़ों को संदर्भ में देखना कितना जरूरी है। चलिए, अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चलते हैं। सूडान में पिछले कुछ समय से गंभीर संघर्ष चल रहा है, बड़ा मानवीय संकट भी है। सवाल यह है कि लड़ाई मुख्य रूप से किन दो गुटों के बीच सत्ता के लिए हो रही है। क्या ये सरकार और अलगाववादी हैं, या सेना और अर्धसैनिक बल, या नागरिक सरकार और सेना, या फिर लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारी और सेना? देखिए, ये संघर्ष मूल रूप से सूडान की सत्ता पर नियंत्रण के लिए दो शक्तिशाली सैन्य गुटों के बीच की सीधी लड़ाई है। एक तरफ है सूडान की आधिकारिक सेना एसएएफ, जिसका नेतृत्व जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है एक ताकतवर अर्धसैनिक समूह रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी आरएसएफ, जिसकी कमान जनरल मोहम्मद हमदान दगालो के हाथों में है, जिन्हें लोग हेमेदेती के नाम से ज्यादा जानते हैं। अच्छा, तो सेना बनाम अर्धसैनिक बल। जी, और विडंबना यह है कि ये दोनों जनरल अल बुरहान और हेमेदेती पहले साथ थे। इन्होंने मिलकर 2021 में तख्ता पलट करके नागरिक सरकार को हटा दिया था, लेकिन बाद में सत्ता के बंटवारे, आरएसएफ को नियमित सेना में कैसे शामिल किया जाए और कमान किसके पास रहे, इन मुद्दों पर उनके बीच गहरे मतभेद हो गए। अच्छा, तो आपसी मतभेद। हाँ, और इन्हीं मतभेदों ने अप्रैल 2023 में खुली लड़ाई का रूप ले लिया। ये कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं है, ये दो जनरलों और उनके वफादार बलों के बीच सत्ता पर एकाधिकार की लड़ाई है, जिसने पूरे देश को तबाह कर दिया है। ये वाकई बहुत चिंताजनक है। कैसे दो सैन्य नेताओं की आपसी महत्वाकांक्षाएं एक पूरे देश को गृह युद्ध में धकेल सकती हैं। ये दिखाता है कि कैसे कमजोर संस्थाएं और सैन्य हस्तक्षेप
अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के छात्रों के लिए ये समझना जरूरी है कि ऐसे संघर्षों के पीछे अक्सर जटिल शक्ति समीकरण होते हैं। चलिए अब वापस अपने देश की न्याय प्रणाली पर आते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर एक अहम फैसला दिया है। इससे जुड़े 3 कथन हैं। पहला, कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी का कारण बताना सिर्फ विशेष कानूनों जैसे पीएमएलए या यूएपीए तक सीमित नहीं, बल्कि आईपीसी के तहत सभी अपराधों पर लागू होता है। दूसरा, ये अनुच्छेद 22(1) के तहत एक मौलिक अधिकार है। तीसरा, गिरफ्तारी का कारण रिमांड के लिए पेशी से कम 2 घंटे पहले बताना होगा। इनमें से कौन से सही हैं? अखबार की रिपोर्ट के आधार पर अगर देखें तो ये तीनों ही कथन सही लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में ये एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। पहला, न्यायालय ने साफ किया है कि किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का आधार या कारण बताना एक संवैधानिक जरूरत है। ये सिर्फ कुछ विशेष कानूनों जैसे पीएमएलए या यूएपीए के तहत ही जरूरी नहीं है, बल्कि आईपीसी के तहत दर्ज होने वाले सभी अपराधों पर समान रूप से लागू होता है। मतलब सभी अपराधों के लिए? जी हाँ, सभी के लिए। दूसरा, न्यायालय ने इसे संवैधानिक आधार भी दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये सुरक्षा उपाय संविधान के अनुच्छेद 22(1) से निकला है, जो सीधे तौर पर कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाएगा। ये एक मौलिक अधिकार है। और वो 2 घंटे वाली बात? हाँ। तीसरा बिंदु, कोर्ट ने यथाशीघ्र की व्याख्या को और स्पष्ट करते हुए एक व्यावहारिक समय सीमा भी तय कर दी है। फैसले में कहा गया है कि गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप में गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड के लिए पेश किए जाने से कम 2 घंटे पहले जरूर बताए जाने चाहिए। ये तो वाकई व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ एक बड़ा कदम है। ये सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति को पता हो कि उसे क्यों पकड़ा गया है और उसे कानूनी सलाह का अवसर मिले। ये अनुच्छेद 21 और 22 की भावना को और मजबूत करता है। पर एक सवाल उठता है, क्या इससे जांच एजेंसियों के काम में कोई व्यावहारिक कठिनाई आ सकती है, खासकर शुरुआती जांच में? ये एक वाजिब चिंता है और अक्सर ऐसे फैसलों के बाद इस पर बहस होती भी है। जांच एजेंसियां कह सकती हैं कि तुरंत कारण बताने से सबूतों से छेड़छाड़ या सह आरोपियों के भागने का खतरा हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण शायद ये है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है और उस पर कोई भी अंकुश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही होना चाहिए, जो निष्पक्ष हो। 2 घंटे की समय सीमा शायद इसी संतुलन को साधने का प्रयास है कि एजेंसी के पास भी पर्याप्त समय हो, लेकिन व्यक्ति के अधिकार भी सुरक्षित रहें। ये दिखाता है कि न्यायपालिका कैसे लगातार कानून की व्याख्या करके अधिकारों और राज्य की शक्तियों के बीच संतुलन बनाती है। और मौलिक अधिकारों से जुड़े ऐसे अपडेट्स पर गहरी नजर रखना सिविल सेवा एस्पिरेंट्स के लिए बेहद जरूरी है। ये सीधे संविधान, शासन प्रणाली और नागरिक अधिकारों से जुड़े मुद्दे हैं। तो आज हमने कई अहम पड़ावों पर चर्चा की। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को बनाए रखने वाले कारक, वंदे मातरम का ऐतिहासिक वजन, बिहार की अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के पीछे की कहानी, सूडान में सत्ता संघर्ष और सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। हाँ, और ये सभी विषय दिखाते हैं कि शासन, इतिहास, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कानून कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, ये वहां के इतिहास, समाज, शासन से भी जुड़ी है। वैसे ही सूडान का संकट सिर्फ एक अफ्रीकी देश का मामला नहीं, ये वैश्विक शक्ति संतुलन और हस्तक्षेप के इतिहास का भी नतीजा है। सिविल सेवा की तैयारी में यही तो समझना होता है, इन अंतर संबंधों को। बिल्कुल, आज की चर्चा से ये स्पष्ट है कि संवैधानिक संस्थाएं कैसे काम करती हैं, इतिहास हमें कैसे दिशा दिखाता है, आर्थिक विकास के मायने क्या हैं, वैश्विक उथल-पुथल का हम पर क्या असर होता है और कानून कैसे नागरिकों की ढाल बनता है। अब जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। ये सभी तत्व, मजबूत संस्थाएं, साझा इतिहास, समावेशी आर्थिक प्रगति, वैश्विक शांति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी, ये सब मिलकर भारत के भविष्य को किस तरह आकार देंगे और एक विकसित राष्ट्र बनने की राह में इनमें से किस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस गहरे सवाल पर सोचेगा आज के विश्लेषण में इतना ही।